नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वादे से बदलेगा बंगाल। वादे बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस सभी दल कर रहे हैं, लेकिन बस अब से कुछ ही देर में बीजेपी अपना घोषणा पत्र बंगाल में जारी करने वाली है। क्या क्या वादे होंगे? क्या वो विजन डॉक्यूमेंट होगा? क्या कुछ बंगाल की जनता के लिए बीजेपी देगी? बस इसका फैसला अब से कुछ ही देर में होगा। तो बंगाल के वोटरों को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र में बीजेपी क्या ऐलान कर सकती है, इसकी घोषणा बस अब से कुछ ही देर में कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो जारी होने वाला है बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट, बीजेपी का ये घोषणा पत्र। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ हैं। अनुपम, क्या तैयारी है? क्या कुछ हो सकता है? वो क्या लोग लुभावन वादे और सबसे बड़ा ऐलान इस घोषणा पत्र में क्या हो सकता है? जी देख, सही बात है। इस वक्त हम लोग ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में जो विजन डॉक्यूमेंट है, संकल्प पत्र है, उसका उद्घाटन होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो दरवाजा है, यही इसी के भीतर जो हॉल है, यहीं पर फिलहाल इंतजार हो रहा है अमित शाह का, जो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। और खास बात जो है, जो सूत्रों से पता चल रही है कि पूरे समग्र बंगाल को लेकर कई तरह के वादे इस संकल्प पत्र में होंगे। खासतौर पर लव जिहाद को लेकर कुछ कानून बनाने की बात हो सकती है। जो दलित, जिस तरह से हमने देखा, ममता बनर्जी ने भी दलितों के लिए काफी कुछ ऐलान किया। बीजेपी के भी संकल्प पत्र में जो दलित हैं, खासतौर पर बंगाल के, जो चाहे वो माहिष्य हों, चाहे साहा हो, चाहे तिली हो, उनके लिए आरक्षण की बात आ सकती है। उत्तर बंगाल और जो जंगल महल है, उसके लिए खास पैकेज हो सकता है। 1 करोड़ लोगों को अगले 5 सालों में नौकरी देने की बात हो सकती है। किसानों के लिए पैकेज हो सकता है। जी अनुपम, बीजेपी ने पूरे बंगाल भर में हर 294 विधानसभा क्षेत्रों में एक रथ चलाया, वहां पर लोगों से सुझाव मांगे और उसके बाद अपना ये विजन डॉक्यूमेंट या घोषणा पत्र तैयार किया। क्या लगता है कि वाकई इस घोषणा पत्र में उसका असर हमें दिखाई देगा और कुछ ऐसे मुद्दे जो आम बंगाल की जनता के हैं, वो प्रमुखता से इसमें जगह पा पाएंगे? जी बिल्कुल। बीजेपी ने जब वो रथ चलाया था, तो प्रत्येक सिर्फ 294 लोकसभा क्षेत्रों में नहीं, इसके अलावा लोगों से अलग अलग राय मांगी गई। जो बूथ हैं, वहां पर लोगों से राय मांगी गई। कुछ जो जिस तरह से डाक टिकट, डाक का इंतजाम होता है, उस तरह से ऑनलाइन भी मांगा गया, डाक के जरिए मांगा गया। तो काफी कुछ इंतजाम किए थे बीजेपी ने, कि ताकि जो 294 लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके सबके सुझाव वो ले सके। इसके अलावा पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, उनसे राय ली गई है। तो इन सबको लेकर ही तैयार किया गया। तो समग्र रूप से हर वर्ग के लिए जो हमें सूचना मिल रही है, कुछ न कुछ इस घोषणा पत्र में रहेगा। काफी लंबा चौड़ा घोषणा। ठीक है अनुपम, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जैसे अमित शाह आते हैं, घोषणा पत्र जारी होगा, हम तुरंत आपके पास आएंगे और थोड़ी देर में ये पता चली जाएगा कि क्या क्या वादे बीजेपी यहां पर कर रही है। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ रहेंगे। बहुत सारे मेहमान भी इस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी आपका परिचय करवा देंगे, मिलवा देंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन बांकुरा में अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे हैं और एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कही कि बीजेपी स्कीम पर चलती है। बीजेपी स्कीम्स यानी कि योजनाएं बनाती है और टीएमसी जो है वो स्कैम करती है। ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको सुनवाते हैं जल्दी से किस तरह से एक के बाद एक टीएमसी पर, ममता पर पीएम मोदी ने लगाए आरोप। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चलबे ना, चलबे ना। दीदी, भ्रष्टाचार खेलबे ना, खेला। दीदी, भ्रष्टाचार खेला। दीदी, सिंडिकेटेर खेला। दीदी, सिंडिकेटेर खेला। कटमनीर खेला। कटमनीर खेला। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला
चलबे ना चलबे ना। आप बोलेंगे मेरे साथ, आप सब बोलेंगे। आपको बोलना है चलबे ना चलबे ना। दीदी भ्रष्टाचारेर खेला, दीदी भ्रष्टाचारेर खेलबे ना खेला, दीदी भ्रष्टाचारेर खेला, दीदी सिंडिकेटेर खेला, दीदी सिंडिकेटेर खेला, कटमनीर खेला, कटमनीर खेला। और जब भाजपा आएगी तो क्या होगा? भाजपा जब आएगी माয়ের पूजा होवे, माटिर तिलक होवे, मानुषेर सम्मान होवे। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। बांकुड़ा की ये तस्वीर साक्षी है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी जाच्छे। औषध পরিবর্তন আছে, औषध পরিবর্তন আছে। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे हैं और उन्होंने एक के बाद एक कई सारे आरोप न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि टीएमसी पर लगा दिए। लेकिन ममता बनर्जी भी ताल ठोक रही हैं। ममता बनर्जी पे लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रही हैं और बीजेपी पर भी आरोपों की बौछार कर रही। सुनिए। অনেক সম্মান করতাম, অনেক ভালোবাসতাম। আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল। তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে। এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না, মনে রাখবেন। If I say something that doorstep already we have done the program. Everybody knows Duare Sarkar. 3 months we run this program. So this is nothing new. Everybody knows. So if we expand this, what is the harm? And this manifesto has been approved by the commission. बस सबसे कुछ ही देर में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, वहां भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर बहुत सारे लोग यहां पर हैं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, चारों मेहमानों से हम आपका परिचय करवाएं, लेकिन उससे पहले बता दें कि हम आपको लिए चलते हैं अनुपम मिश्र के पास। घोषणा पत्र जैसे ही जारी होता है वैसे ही लिए चलेंगे। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद वरिष्ठ नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। रिजू दत्ता जी, टीएमसी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं। पार्थो मुखर्जी जी, बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद और स्वागत। लेकिन रिजू दत्ता जी, स्कीम और स्कैम लगातार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस सबसे कुछ ही देर पहले, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, जिस तरह से ममता बनर्जी, जिस तरह से टीएमसी पर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी है। खेला यानी कि उन्होंने जिक्र किया यहां पर भ्रष्टाचार का खेला आपने खेला, कटमनी का खेला आपने खेला, सिंडिकेट का खेला आपने खेला। अब मुद्दे आ रहे हैं ऐसा लग रहा है रिजू जी, लेकिन आपकी तरफ से क्या सिर्फ गद्दारी, सिर्फ बीजेपी में आपके नेता शामिल हो रहे हैं, या ये स्कीम तो हमारे पास पहले थी जिसे बीजेपी अपना बता रही है? कैसे आप लड़ेंगे बीजेपी से? देखिए अंसारी साहब, पहले मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे बंगाल में
सबसे दुर्भाग्यजनक बात है कि ये बंगाल ऐसा एक प्रदेश है जहां पर हर जगह के लोग रहते हैं और 87% लोग बंगाली में बात करते हैं, और इनके ना प्रचार के लिए ना इश्तेहार के लिए एक भी बंगाली आदमी नहीं मिला और ये लोग बंगाल में चुनाव लड़ने आ गए। पहला बात ये। दूसरा, जब ये कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ममता बनर्जी ने स्कीम रोक दिया, दिल्ली के स्कीम, प्रधानमंत्री के स्कीम बंगाल में होने नहीं दिया, मैं आज मानता हूं हाँ हम लोगों ने स्कीम रोका है। क्या स्कीम रोका है हमने? पहला, प्रधानमंत्री नफरत फैलाओ स्कीम। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब और किसानों को मारो योजना। और तीसरा, प्रधानमंत्री पागल बनाओ योजना। ये जो दिल्ली से बैठ के, दिल्ली से यहाँ पर कैंपेनिंग करके आके झूठ बोल बोल के बंगाल की मासूम जनता को ये लोग जो झांसे में लेने की कोशिश करे, इसको दीदी अकेली डट के खड़ी होकर रोक रही है। और हमने जो विकास किया है वो तो एकमात्र। हाँ बोलिए रिजू जी, अगर ये सब कुछ है, आपने वाकई इतना काम किया है, आपने बंगाल की जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं अगर दी हैं ममता दीदी ने और आपकी टीएमसी ने, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? और इससे क्या गलत संदेश नहीं जाता रिजू जी कि भाई एक बाहर का व्यक्ति, अरे ये पूरा देश आपका हमारा सबका है ना भैया, बाहर के बीजेपी वाले बाहर के कैसे हो गए? जो बांग्ला नहीं बोलता, रिजू जी सुन तो लीजिए, पूरा समय आपको मिलेगा। आ रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर त्रिवेदी आ रहे हैं आपके पास। रिजू जी, ये कैसे आप, चलिए बंगाल की जनता को आपने बोल भी दिया कि बीजेपी वाले बांग्ला नहीं जानते, बंगाल के बाहर के लोग हैं, लेकिन देश के तमाम दूसरे राज्यों में क्या संदेश जाएगा? आप ये देश में कैसी बात कर रहे हैं, बाहरी और अंदर वाले की? रिजू जी, मैं इसका एकदम सीधा जवाब आपको दे रहा हूं। हम जब इनको टूरिस्ट गैंग बोलते हैं, बाहरी बोलते हैं, हम सिर्फ इनको भाषा के तौर पे नहीं बोलते हैं, हम इनको इसलिए बाहरी बोलते हैं क्योंकि ये बंगाल सिर्फ आते हैं पॉलिटिकल मौसम में, और इनको बंगाल से कोई लेना देना नहीं, ना बंगाल की संस्कृति, ना बंगाल की जनता, ना बंगाल का कुछ जानते। ये सिर्फ जानते हैं तो तोड़ना, लोगों को तोड़ना, क्या कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन किससे प्यार कर रहा है, और कौन क्या भाषा में बात कर रहा है। तो ये लिंग्विस्टिक डिवाइड नहीं है साहब। जो लोग दिल्ली से घूमने बंगाल में आते हैं सिर्फ इलेक्शन के मौसम में, हम उनको बाहरी कह रहे हैं। ये भाषा से, ना कपड़े से, ना खाने से, ना रुचि से इसका कोई लेन देन है। मैं आपके चैनल पे ये चीज एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, ये बाहरी वाला मुद्दा तो खैर पहले दिन से टीएमसी की तरफ से आ रहा है, लेकिन जो अब आप पर रिजू दत्ता और ममता बनर्जी भी आरोप लगा रहे हैं कि आप तोड़ने यहां पर आ रहे हैं, आप नफरत फैलाने यहां पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि बंगाल की जनता को बीजेपी और आपके तमाम स्टार प्रचारक जो एक आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समझा पाएंगे कि हम आपके भले के लिए आ रहे हैं? हम टीएमसी की ये जो तमाम आज खेला का जवाब जो पीएम मोदी ने दिया है, वो क्या बंगाल की जनता को आप समझा पाएंगे? डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए सईद जी, वर्तमान पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 294 में सिर्फ हमारी 3 सीटें हैं। इसके बावजूद अगर मुकाबला हमसे है, और ये तीनों पार्टियां, सत्ताधारी तृणमूल और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कम्युनिस्ट, 3 विधायकों वाली पार्टी के खिलाफ तीनों हैं, तो समझ जाइए तभी हो सकता है जन समर्थन हमारे पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा में उसकी झलक दिखी है, और आगे आप देखिएगा जो ट्रेलर 2019 में था वो फुल फ्लेजेड रिलीज होगा 2021 में। यानी जनता ने ट्रेलर दिखाया था, अब की फुल मूवी दिखाएगी। हाँ, जो बाहरी वाली बात कही, तो मैं पूछना चाहता हूं रिजू जी, आपकी सांसद जाकर रिसीव करती हैं किसको? राकेश टिकैत जी, पंजाब के रज्जोवाल जी, अतुल अंजान जी, योगेंद्र यादव जी। ये कितने बंगाली हैं, कितने बंगाली बोल पाते हैं? पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत। और वो बाहरी नजर नहीं आ रहे जिसके लिए 2005-6 में ममता बनर्जी जी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर फाइल फेंक रही थी। यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर नहीं आते, रोहिंग्या बाहरी नजर नहीं आते, और वह लोग बाहरी नजर आते हैं। सईद जी, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। भारत की राजनीति में 3 ही राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित थी? एक अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम के द्वारा स्थापित गुलामी के कालखंड में। कम्युनिस्ट पार्टी वो तो एक इंटरनेशनल पार्टी की इंडियन ब्रांच है, 1925 में स्थापित। हम एकमात्र पार्टी हैं जो स्वतंत्र भारत में और
पश्चिम बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित, जिन्होंने कश्मीर में जाके बलिदान दिया था देश की एकता के लिए, स्वतंत्र भारत के पहले राजनीतिक बलिदानी। तो भाई संस्थापना की दृष्टि से मूल जड़ तृण और मूल से देखेंगे तो हम ही असली बंगाली पार्टी है मान्यवर। आप भी तो, आपका तृण और मूल तो मूलतः कांग्रेस में था, जो अंग्रेजों के जमाने की पार्टी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं अंदरूनी बाहरी। और एक वाक्य सिर्फ कह दूं, जहां से वंदे मातरम जनगण मन निकला, जहां स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, आजाद हिंद फौज की सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस की बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को चाहे वो लगे, वो निकली, जहां से विश्व जी एक वाक्य पूरा कर दूं? हाँ, वाक्य पूरा कर लीजिए, वाक्य पूरा कर लीजिए। बस एक बार, जहां से संपूर्ण विश्व की धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधि करने के लिए स्वामी विवेकानंद गए, जहां श्री अरविंद ने कहा कि हिमालय मेरा मुकुट और विंध्याचल मेरी मणिमेखला, पूर्व पश्चिम भाग मेरे जंघाएं हैं और मैं भारत हूं, वहां कहते हैं भारतीय बनाम भारतीय। सोचिए बंगाल के विराट कल्चर को ये किस संकुचित मनोवृत्ति में ले आए। ठीक है सुधांशु जी। रिजू जी, जवाब देने का मौका आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पार्था जी और प्रोफेसर रागी से एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आते हैं, क्योंकि आप पहले वाक्य से ही डॉक्टर त्रिवेदी के आप जवाब देना चाह रहे थे। पार्था मुखर्जी जी, आप वो लेफ्ट जो 35 साल से बंगाल की सत्ता पर तक काबिज रही, वो कांग्रेस जो अब उस लेफ्ट के साथ चल रही है, और दूसरे आपने दलों को भी साथ ले लिया, छोटे मोटे जो थे वहां के, उसके बावजूद अगर लड़ाई और मुकाबला नजर आता है पार्था जी, तो वो मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से नजर आता है, और ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लेती हैं, बीजेपी से के खिलाफ बोलती हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए, मुख्य मुकाबला अगर इनके बीच में है तो कुछ कमी रह गई, और अगर नहीं रह गई, अगर हम गलत कह रहे हैं, तो वो कौन सा एक ऐसा मुद्दा है जो कटमनी और स्कीम स्कैम, बाहरी और अंदर वाला, इससे हटकर आपका होगा? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी ने जो बात बोले उसको मैं एक शब्द में मैं कहूंगा। हाँ, वो ह्यूम के नाम जताए, उसके साथ वेल्डरमैन भी थे, सिर्फ एक नहीं थे, 2 थे, लेकिन उसके साथ और 5 हिंदुस्तानी भी थे। उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसा आदमी थे। उमेश चंद्र बनर्जी पहला भारत की जातीय कांग्रेस की सभापति भी बने। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रश्न, देखिए टीएमसी को तो बोलना ही है कि बीजेपी मेरा प्रधान प्रतिपक्ष है, क्योंकि टीएमसी का जो समस्या है कि पश्चिम बंगाल में जो 30% मुस्लिम वोटर्स है, वो 30% वोट लेने के लिए बीजेपी को सामने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का डर अगर नहीं दिखाया जाएगा तो 30% मुस्लिम टीएमसी के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। इसीलिए बार बार टीएमसी बीजेपी को अपना प्रधान प्रतिपक्ष बता रहे हैं। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, पहला जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड का मीटिंग हो तो हम ही ने किया, हमारा जो साझा मीटिंग हुआ वो मोदी जी का मीटिंग से भी बड़ा हुआ। मोदी जी का मीटिंग में जो अब भीड़ जुड़े थे उससे भी ज्यादा भीड़ हमारा मीटिंग में था। ये कोई भी बता सकता, कोई भी नहीं बोल सकता कि मोदी जी का मीटिंग में ज्यादा भीड़ था। हाँ, हम है, मैदान में है, आप लोग आके देखिए, अगर देखना नहीं चाहेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन हम लोग है जो टीएमसी के खिलाफ है, जो बीजेपी के खिलाफ है। ये जो शंका है, ये शंका बढ़ता जा रहा है, ये हमारे साथ आएगा। 2016 में हम लोग को 38% वोट मिला था, फिर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर हम लोग हमारा एक कॉम्बिनेशन बना है, आदमी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि टीएमसी का जो 10 साल का जो शासन है और बीजेपी का जो रवैया है, देखिए आप भीषण डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, क्या भीषण डॉक्यूमेंट बीजेपी देगी? एक मिनट, उसमें तो विभीषण भरा हुआ है, तृणमूल का विभीषण लोग जाने दीजिए ना, ठीक है, वो भीषण डॉक्यूमेंट क्या पार्था जी? वो तो अभी आ रहा है, हो सकता है हमारी चर्चा के बीच में हम तुरंत चलेंगे, इसी वजह से शुरू में कंफ्यूजन रहा कि वो विजन डॉक्यूमेंट आ गया है, तभी हमने रोका था आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने से पहले। लेकिन पार्था जी, ये जो लड़ाई है, ये कम शब्दों में, क्योंकि प्रोफेसर रागी के पास हमें जाना है। पार्था जी, जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, लगातार मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लगातार बड़े नेता वहां पर हैं, अपनी धमक दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उनका पलटवार कर रही हैं, आप तो साथ में हैं, अब तो आप पीरजादा अब्बासी को भी आपने साथ में ले लिया है।
फिरजाद अब्बासी नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अच्छा देखिए, चलिए एक ठीक, आदमी को नहीं, अच्छा नहीं, ठीक ये है, गलत बात उनकी है। पार्टी को, अरे भैया उनकी पार्टी को, उनके भी अगर पार्टी अगर नहीं हम है, मोदी उनके कहते भी हैं, पार्टी नहीं है, अरे उनका पार्था जी प्रेसिडेंट है सिमोन देखिए, सोरेन। सुधांशु जी देखिए, अरे हम मोदी कहते हैं तो मोदी का मतलब मोदी नहीं है, मोदी का मतलब बीजेपी है, दीदी ममता दीदी का मतलब दीदी नहीं है, ममता दीदी का मतलब टीएमसी है। ठीक है सर, ठीक है सर, अगर आप कहें तो इंडियन सेक्युलर फ्रंट कह दूं? हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, तो वो कम शब्दों में सर कि आपकी धमक मिलकर भी नजर क्यों नहीं आती है? देखिए टाइम होने से आएगा, हमारा 50 जो नेशनल जो लीडरशिप है उसमें से आएंगे बंगाल में। कोई भी विधानसभा निर्वाचन का टाइम आप कांग्रेस का इतिहास में आप नहीं देखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व इतना आना जाना होता है जैसा कि बीजेपी का अभी हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास पैसा बहुत है। अरे वो तो चार्टर्ड प्लेन लेकर के, आदमी लेकर के जाके पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उसके पास इतना पैसा है, अदानी अंबानी जी का पैसा है, हमारे पास इतना नहीं है। हम सोच समझ के करेंगे, जो अब टाइम आएगा अपने आप ठीक सब होता जाएगा, आप देखते रहिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर रागी सर, हम आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव में इन विधानसभा चुनाव को समझना चाहते हैं। 2019 बीजेपी की जबरदस्त धमक, 18 सीटें, 40% वोट। क्या आमतौर पर प्रोफेसर रागी ऐसा होता है कि जो लोकसभा के परिणाम होते हैं या लोकसभा का जो वोट प्रतिशत होता है वो उसी तरह से विधानसभा चुनाव में परिलक्षित होता है, या आ जाता है, ट्रांसफर होता है, या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता, फिर से स्थानीय मुद्दे और स्थानीय दल जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं? और अगर ऐसा होता है, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा सर, प्रोफेसर रागी, दिल्ली में देखा मोदी की जबरदस्त लहर चल रही थी, लेकिन दिल्ली में दोनों बार नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आए अरविंद केजरीवाल के आगे। तो क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो ये बंगाली और बाहरी का जो मुद्दा है उसका टीएमसी को फायदा मिलेगा, या 2019 का सीधे सीधे 40% वोट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी लहर यहां विधानसभा में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी? आपने सवाल पूछा, इसमें कोई एकाकी नियम लागू होता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोकसभा में जो पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, कोई जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव के अंदर भी वैसा ही करे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का विमर्श कैसा बन रहा है। यदि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक विमर्श में यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आकर के, राष्ट्रीय मुद्दे आकर के हावी हो जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे बहुत प्रमुखता से ये आते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्थितियां बदल भी सकती हैं। और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्थानीय स्तर पर आपकी पार्टी के नेतृत्व क्षमता कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता कैसी है, कितना सपोर्ट सिस्टम से आता है। जहां तक आपने एक चीज सवाल पूछा था और कांग्रेस की बात कर रही थी, हम लोग उसको एक डुवर्जर फार्मूला बोलते हैं। जो पार्टी बार बार तीसरे नंबर पर आती है, चौथे नंबर पर आती है, इलेक्टोरेट्स उसे वोट देना बंद कर जाते हैं और धीरे धीरे वो पार्टियां खत्म हो जाती हैं। कांग्रेस और सीपीएम के लेकर के यही फॉर्मूला, यही जो थियरी है जो पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश्ड है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके बीच में यही खत्म होने की बात है। हाँ, यदि मुसलमानों का वोट यदि कांग्रेस के पक्ष में बहुत जाता है या सीपीएम के पक्ष में जाता है, जिसकी संभावनाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सीपीएम के पक्ष। सर, हम यही जानना चाहते थे प्रोफेसर रागी, तो ये जो पार्था जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि 30% वोट के लिए लड़ रही है यहाँ पर टीएमसी ममता, लेकिन जल्दी से आते हैं अनुपम के पास कोई खबर है। अनुपम, क्या जानकारी है घोषणा पत्र की? अमित शाह आ गए हैं क्या? जी देखिए, बस थोड़ी देर में अमित शाह आने वाले हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घोषणा पत्र में कुछ खास बातें जो रहने वाली हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं तो उनके जो परिवार हैं उनको पुनर्वास देने की एक योजना इसमें आ सकती है जो सुनने में आ रहा है। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो ममता बनर्जी ने जो दलितों के लिए कहा था, खासतौर पर माहिष्य, तीली, साहा जो कैटेगरीज हैं उनको ओबीसी में लाने की जो बात कही थी, उसके बारे में भी बीजेपी के जो विजन डॉक्यूमेंट है, संकल्प पत्र है, उसमें कुछ न कुछ 5 बजे का समय था घोषणा पत्र का। काफी वक्त हो गया है, अभी 5:30 बजने वाले, 22 हो गया है।
जी देखिए, सुबह से ही जो कार्यक्रम अमित शाह के चल रहे हैं उसमें थोड़ी देरी हुई है। जब अमित शाह एग्रा में पहुंचे सभा करने में, वहां पे भी जो शेड्यूल्ड समय था उससे थोड़ा लेट पहुंचे। इसके बाद उनको मेचता जाना था, उसके बाद यहां आना है, तो सुबह से ही जो कार्यक्रम है थोड़ा लेट चल रहे हैं, थोड़ा देरी से चल रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। सही, ठीक है। अनुपम, आते हैं हम यहाँ पर। तो ओबीसी में कुछ जातियों को शामिल करने की यहाँ पर घोषणा हो सकती है। महत्वपूर्ण बात अनुपम ने यह कही कि राजनीतिक हिंसा में मारे गए परिवारों के पुनर्वास, वहां नौकरी हो सकती है, घर हो सकता है, सब कुछ। तो हम लौटकर जैसे ही आते हैं हमारे पैनलिस्ट के सामने एक सवाल फिर से रखेंगे कि क्या बंगाल में इस बार मुस्लिम वोट बटेगा कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के बीच, या सीधे सीधे जाएगा टीएमसी के पास और उसका कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ भी? बंगाल की जनता को बीजेपी की तरफ से क्या मिल सकता है? घोषणा पत्र बस सबसे कुछ ही देर में जारी होने वाला है। कोलकाता में तैयारियां पूरी हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। बस सबसे कुछ ही देर में यह घोषणा पत्र जारी हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तैयारियां सारी हैं। 5 बजे का समय था, थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं? बंगाल की जनता को क्या लोक लुभावन वादे यहां पर मिल सकते हैं? तो आज बंगाल में अमित शाह, प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां भी हुई हैं, जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुभेंदु अधिकारी के पिता भी बीजेपी में शामिल हुए। अभी तक का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। औपचारिक तौर पर आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन पीएम ने स्कीम और स्कैम 2 नए शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर। अनुपम, आपने कहा था कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। ये एक बड़ा दांव हो सकता है बीजेपी का, बड़ा वादा हो सकता है। इसके अलावा वो मूलभूत सुविधाएं जिनकी हर राज्य की जनता को दरकार होती है, ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जो आज बीजेपी अपने घोषणा पत्र में आपसे कुछ ही देर में शामिल कर सकती है, जिसका ऐलान हो सकता है? अनुपम, और स्थिति क्या है इस वक्त? कोई जानकारी मिल पाई है? क्या चल रहा है अंदर? जी बिल्कुल, अंदर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमित शाह किसी भी वक्त आ सकते हैं। कोलकाता वो पहुंच गए हैं और अभी थोड़ी देर में ही वो आने वाले हैं यहाँ। लेकिन आपको जैसे कि पहले मैंने बताया कि ममता बनर्जी ने जिस तरह कुछ खास जातियों को ओबीसी में कैटेगरी में लाने की घोषणा की थी, उसी तरह की घोषणा, उसी तरह का वादा बीजेपी के संकल्प पत्र में होने की बात सामने आ रही है। जैसे खासतौर पर माहिष्य है, तीली है, साहा है, ये पूर्व मिदनापुर जिले के आसपास जंगल महल में इस तरह की काफी जातियां हैं, क्योंकि जंगल महल जो है वो खासतौर पर ट्राइबल बेल्ट है। लगभग 50% के आसपास की आबादी ट्राइबल आबादी है। इसमें कई लोगों की मांग है, कुर्मी जो समाज है उसकी मांग है कि उसे SC ST में शामिल किया जाए। तो ऐसे कई जातियां हैं जिनको SC ST जिनको जरूरत है या जिनको ओबीसी की जरूरत है, उसमें उनको शामिल किया जाए। और अनुपम, आते हैं हम जैसे ही घोषणा पत्र जारी होगा, आप वहां पर मौजूद हैं, हम आपके पास आएंगे। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। तैयारियां हो चुकी हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ही देर में वहां वो आने वाले हैं। सुधांशु जी, डॉक्टर त्रिवेदी, सुधांशु जी, ठीक है, टीएमसी ममता लगातार बाहरी का मुद्दा उठा रही हैं, आप लोगों को, बीजेपी को, आपके नेताओं को बाहरी बता रही हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार ये क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल की जनता को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जिक्र करना पड़ रहा है, उनका उल्लेख बार बार करना पड़ रहा है। बंगाल पर हमारा कर्ज है, ये बताना पड़ रहा है। क्यों ये बताने की जरूरत पड़ रही है? और अंत में सुधांशु जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और चुनावों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब वोटिंग होती है, आखिरी घंटे होते हैं, 1-2 दिन होते हैं, तो क्या सीधे सीधे वो स्थानीय भाव लोगों में जागृत नहीं होता, जिसका जिक्र प्रोफेसर रागी ने भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा को हमें अलग देखना चाहिए? सर, देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा तो थोड़े अलग होते ही हैं। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे स्थानीय नेतृत्व के साथ होता है। ये इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी जी, अवश्य। परंतु लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है। परंतु यहां मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के साथ एक मजेदार स्थिति है। चुनाव तो ये राज्य का है, पर पूरे राष्ट्र की दृष्टि इस पर लगी हुई है, यानी एक राष्ट्रीय डायमेंशन लिए हुए। और उससे ज्यादा भी मजेदार बात यह है कि इस समय ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय डायमेंशन लिए हुए हैं। और मैंने जैसा कि अभी बोला कि बाहर से आए हुए लोगों को लेकर देश के अंदर तो मतभेद पैदा किया जा रहा है,
देश की सीमा से बाहर आए। अभी ममता जी मीर जाफर शब्द बोल रही थी। अरे मीर जाफर ने तो विदेशियों के साथ गठबंधन किया था सत्ता पाने के लिए, तो विदेशियों के दम पर कौन सत्ता प्राप्त करना चाह रहा। और अभी सईद जी आपने जाने से पहले एक बात कही थी ना कि क्या मुस्लिम वोट के लिए ही दोनों आ रहे हैं। देखिए अभी पार्थो जी के मुंह से क्या निकला कि तृणमूल डरा रही है मुस्लिमों को, बीजेपी का डर दिखा रही है, और पार्थो जी की पार्टी यथा नाम तथा गुणा, रिजू दत्ता जी का नाम रिजू है, मतलब सीधा, उनका सीधा निशाना उस 30% वोट पे है, और पार्थो जी का नाम पार्थ यानी अर्जुन, सीधे मछली की आंख दिख रही है। एक ही वोट बैंक के लिए दोनों लगे हुए हैं। ठीक है सर। और पार्थो जी की पार्टी तो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के सजदे में है। और एक वाक्य और कह दूं सईद जी सर, मजे की बात यह है कि लेफ्टिस्ट जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो आकर मजहबी पार्टी से गठबंधन किए, यानी वो तो कह रहे बेचारे मैं तो अफीम भी खाने को तैयार हूं। आप लोगों ने कभी सुना होगा ना, एक लव ट्रायंगल होता है, तो एक लैला है, वो है मुस्लिम वोट, और दो मजनू खड़े हैं, कह रहे हैं बस तू मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देख, दोनों में जवाबी कव्वाली चल रही है। छोटे मोटे मजनू तो आप भी हैं सर, दृष्टि तो आपकी भी है। कितने टिकट दिए हैं आपने, सोचिए, सबसे ज्यादा आपने टिकट दिए हैं इस बार, पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा। खैर आपको इको हो रहा है, हम ठीक करवा रहे हैं। नहीं आ रहे हैं सर जल्दी से रिएक्शन ले लें, क्योंकि घोषणा पत्र शुरू हो जाएगा तो उधर जाना पड़ेगा, रह जाएगा। रिजू जी, उत्तर भारत राज्यों में हम एक राजनीति देखते हैं, वो राजनीति होती है जातियों की, उनको लुभाने की, आरक्षण की। ये बंगाल में ओबीसी में शामिल करना और जातियों के नाम पर राजनीति, ये कैसी राजनीति? अभी तक तो आप बंगाली अस्मिता, बंगाली मान सम्मान की बात करते थे, लेकिन अब आप ही बांटने लगे। नहीं देखिए सही जी, हम लोग जब पहले से दिन से हम लोग सरकार में आए हैं, तो जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो भी अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं, सबको लेके हम लोग चले हैं। हमने मुसलमानों को भी ओबीसी में शामिल किया है, और इस बार जो पिछड़े वर्ग के जाति जो मंडल कमीशन में जो छूट गए थे, उनको हम लोग अभी इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ये हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे, ये हम लोग पहले दिन से, जब से सरकार बना था तब से कर रहे हैं। अब मैं कुछ सुधांशु जी और बीजेपी के बारे में टिप्पणी करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकास की बात, डबल इंजन की बात, तोलाबाजी की बात और नौकरी की बात। तो हाँ साहब, विकास तो हुआ है, इसीलिए तो पेट्रोल 100 रुपया, गैस 900 रुपया। नौकरी जरूर नौकरी देंगे आप, 2 करोड़ नौकरी तो दे दिया आपने साल में, और 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी देश में है। तीसरा बात, अब तोलाबाजी की बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हम दो हमारे धोखा, तो वहां से कितना तोलाबाजी आता है कि हर मिनिस्ट्री अपने एसेट लिक्विडेट करने का लिस्ट हर 2 दिन बाद निकालती रहती है। और लास्ट में एक वाक्य सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं सईद जी, कि इनका जो डबल इंजन का सरकार है, वो तो यूपी, बिहार, हरियाणा, आसाम में भी है, वो कैसा कर रहा है थोड़ा जनता जांच ले। और लास्ट में मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो नफरत की राजनीति है ना साहब, पहले इन लोगों ने लोगों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला, फिर आगे क्रिश्चियन, दलित, सिख, लेखक, लेबर, एक्टिविस्ट, एक्टर्स, कश्मीरी, और अभी आगे किसान पे। तो असल बात यह है ना, बीजेपी ने इस देश के लोगों के दिल में भारत के लिए जहर घोला, इस देश के खिलाफ जहर घोला। सुधांशु जी, ये जो लगातार आप पर आरोप लगते रहते हैं, और ममता बनर्जी तो गैस सिलेंडर के कटआउट्स लेकर सड़कों पर निकल गई, महंगाई बढ़ रही है, किसान टिकैत का आपने खुद जिक्र किया, राकेश टिकैत वहां पर पहुंच गए। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे बंगाल में कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध जा सकते हैं? देखिए, अगर इन मुद्दों की यथार्थ देखें तो आज गैस की कीमत जितनी है 750-800, परंतु आप बताइए जरा, दर्शकों से मैं कहूंगा जाइए जनवरी 2014 में कितनी गैस की कीमत थी, देख लीजिए 2013 के एंड और 14 के शुरू में 1200-1300 रुपए का था नॉन सब्सिडी का सिलेंडर। तो इसलिए जो कह रहे हैं उसका यथार्थ अपनी जगह, मगर जो ये कह रहे हैं कि विकास, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, इन सब विषयों के ऊपर अगर चुनाव होना होता तो ये बताइए, क्या तृणमूल के रणनीतिकार के मुंह से ये शब्द निकल जाता कि हमारा तो 30% से शुरुआत होती है, और अगर इनको विकास में दम था तो इनके लोग कहते कि ओवैसी लड़ने को ना आए। ओवैसी कौन सा वोट बटाने आ रहे थे, विकास का कि महंगाई का कि पेट्रोल की कीमतों का? और जो लेफ्ट और कांग्रेस आईएसएफ के साथ गठबंधन कर रही है, कांग्रेस ने असम में
बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन कर रखा है, केरल में मुस्लिम लीग से। अब बताइए सईद जी, ये विकास के लिए कर रखा है क्या? अरे भाई, आप कितने भी चेहरे बदल के आ जाइए, मगर आपकी हकीकत छुप नहीं सकती। एक लाइन में कहना चाहूंगा सईद जी सर, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के खड़ा हो जाऊं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया सब। पार्था जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि रिजू जी और डॉक्टर त्रिवेदी ने दोनों ने एक ऐसा सवाल उठा दिया है कि उस पर हमें एक विश्लेषण की आवश्यकता यहां पड़ रही है, तुरंत आपके पास आएंगे। प्रोफेसर रागी, अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं लेफ्ट के कार्यकर्ताओं से, लेफ्ट के समर्थकों से, कि आपको बीजेपी को हराना है, अगर आप अपना वोट कांग्रेस को देते हैं, अगर आप अपना वोट लेफ्ट को देते हैं, लेफ्ट के होते हुए भी, उनके समर्थक होते हुए भी, तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसे बर्बाद मत कीजिए, टीएमसी को दे दीजिए। तो क्या कहीं ना कहीं ये वही 30% मुसलमान वोट है सर, प्रोफेसर रागी, जिसका डर अब टीएमसी को बहुत ज्यादा सता रहा है, या ये कैसी रणनीति है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत साफ है, जिसकी तरफ सुधांशु जी ने भी इशारा किया था। तृणमूल कांग्रेस को पिछली दफा 2019 के चुनाव में 70% मुसलमानों का वोट मिला था, और ये देश का डेटा से की मैं बात कर रहा हूँ, और हिंदुओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 57% मिला था। यानी कि एक अजीब ढंग का एक पोलराइजेशन दोनों के वोटों में हुआ है जी। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुओं का जो उछाल है वो 36% के आसपास है, और 2014 के मुकाबले तृणमूल के पक्ष में मुसलमानों के वोटों का प्रतिशत लगभग 30% के आसपास है। तो ये इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं कि हिंदुओं को ऐसा लगा है कि उनके हितों की रक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और मुसलमानों को ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस उनके लिए बेहतर विकल्प है सीपीएम से, जहां से वो चिटक करके आ रहे हैं। लेकिन सीएए के मुद्दे पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एग्रेसिव स्टैंड लिया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों में कहीं न कहीं ये बात गई है कि हमको कांग्रेस को दरकिनार नहीं करना चाहिए, और हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों का वोट पड़े। मैं बस इसमें एक दूसरी चीज जोड़ देना चाहता हूं कि मैं वो बात अधूरी रह गई थी कि देखिए, बंगाल के चुनाव में राष्ट्रीय विमर्श बहुत जोर से हाथ जोड़े। बंगाल की अस्मिता कोई मामूली बात नहीं है, वहां की बात नहीं है। अस्मिता की लड़ाई बहुत बड़ी होती है, बांग्लादेशियों की बात बहुत बड़ी हो जाती है जी। बंगाल के अब एक रामायण में एक पंक्ति है, नवन नीच के अति दुखदाई। ये रावण जब सीता जी का हरण करने चला था तो मारुति जी के प्रोफेसर रागी, हमें मारुति को लगा कि अब छोटा सा ब्रेक, आपकी पूरी बात हम सुनना चाहते थे। रिजू जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, तुरंत आपके पास आएंगे, लेकिन सवाल की जो बारी है वो पार्था जी की। पार्था जी आपके पास भी आ रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कि बस सबसे कुछ ही देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है कोलकाता। अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, हम आपको सीधे लिए चलेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।